आज पीड़ा है कि फाजलपुर महरौला कटघरे में खड़ा है एक लंबे टाइम से। एनडी तिवारी उद्योग मंत्री थे, तो इसी 85 नंबर के अंदर बीनाटोन फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ था। बीनाटोन एक कंपनी का 1987 में एनडी तिवारी जी के द्वारा ये जो पत्थर यहाँ पर हैं, ये स्थानीय लोगों ने बताया ये उसी कंपनी के अवशेष हैं। और बड़ा सवाल ये है रावत जी कि स्टाम्प पर 200-250 एकड़ जमीन बिक गई और ये विवाद का कारण जो है जिला प्रशासन और इसकी जिम्मेदारी चुने हुए जनप्रतिनिधियों की बनती है। कार्रवाई उन लोगों पे हो जिन लोगों ने स्टाम्प पर लोगों को 10-10 रुपए के उनके ऊपर भूमाफिया की कार्रवाई होकर गुंडा की कार्रवाई करके जेल भेजते जेल 4 लोगों को। हर व्यक्ति नेता की यही जुबान पे होता है कि हम गोली खाएंगे, हम बुलडोजर के आगे लेटेंगे। जिस दिन बुलडोजर चलता है उस दिन वो कहीं छिपे होते हैं, नेताओं के फोन स्विच ऑफ और उससे अगले दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं विभाग चर्चा और आज हम चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजिंदर सिंह विर्क जी के पास। वीर जी, पहले तो धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। शुक्रिया आपका रावत जी और विभाग चर्चा चैनल का। मैं आज और मैं साथियों सीधे सीधे टॉपिक पर आते हैं। पिछले कुछ समय से फाजलपुर महरौला, यूं कह दीजिए कि 2025 से लगातार तेजिंदर सिंह विर्क एक आवाज़ चुनाव के टाइम पर उठाते आए हैं। मेरे पास हमारे चैनल पर भी आपने एक बयान दिया था कि फाजलपुर महरौला, जिसको पिछले कुछ टाइम से सीलिंग के जद पर ले लिया गया था और उसके बाद यहाँ वाद विवाद रहे और बहुत सारी आती जाती सरकारों से पिछले तकरीबन 25 सालों से ये लड़ाई है जो लगातार चली आ रही है। उसी लड़ाई का अंजाम बीते दिन ये हुआ है कि फाजलपुर महरौला के कुछ घरों पर पीला पंजा गरज कर बरसा है। कुछ घर यहाँ ज़मीनों जब्त कर दिए गए हैं। उसी बारे में बात करने के लिए आज हम यहाँ पर तेजिंदर सिंह विर्क के साथ उपस्थित हैं। वीर जी, क्या मैटर है ये सारा, और मतलब क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये आज तक समझ नहीं आ पाया है कि फाजलपुर महरौला की असल जो प्रॉब्लम है क्या हो। क्योंकि जब मैं 98 में मैं 12th करता था, मैं तब से देख रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही और आज तकरीबन 25-27 साल इस बात को हो गए। हाँ रावत जी, एक बड़ा फाजलपुर महरौला हमेशा सुर्खियों में रहता है। और सुर्खियों में क्यों रहता है कि जब भी कहीं पीला पंजा चलता है तो पीले पंजे को लेकर जब आवाज़ उठती तो फाजलपुर का नाम आता है। फाजलपुर महरौला एक गांव है और पुराना गांव है। इस गांव के अंदर लगभग आज़ादी के बाद जब तराई बसी तो मेजर हरपाल सिंह को जो है ये 350 एकड़ ज़मीन जो है अलॉट की गई थी। वो 2 भाई थे, अवतार सिंह और मेजर हरपाल सिंह। उन 7 लोगों पर, ये 7 लोगों के नाम पर 350 एकड़ लगभग ये फाजलपुर का गांव उनके पास ज़मीन थी और बाकी अन्य लोगों के पास कुछ ज़मीन है थोड़ी थोड़ी। तो ये गांव के अंदर धीरे धीरे ये शहर से लगा हुआ गांव है। और जैसे ही राज्य उधम सिंह नगर जिला बना 95 में, तो इसमें जो है लोगों ने धीरे धीरे बसना शुरू कर दिया और लोग जो है प्लॉट लेते रहे। लेकिन आज स्थिति ये है कि आज भले इस प्रदेश के अंदर ये आज नगर निगम बन चुका हो, लेकिन तलवार गर्दन पर है। तलवार गर्दन पर किसकी है? तलवार गर्दन पर आम उस व्यक्ति के है जिसने अपने जीवन में 20 साल, 25 साल, 40 साल सेवा कर कर, नौकरी कर कर, कुछ अंश अपने पैसे का बचाकर एक 50 गज या 100 गज का प्लॉट खरीदा और उसने उस प्लॉट की रजिस्ट्री करा ली, दाखिल कागज करा लिया। आज वो इंतजार कर रहा है कि कब मुझे इस मकान बनाने की अनुमति मिलेगी। वो 10 साल से इस इंतजार में बैठा है क्योंकि विकास प्राधिकरण हो या नगर निगम हो, अनुमति नहीं मिल सकती। आप मकान नहीं बना सकते, आप नक्शा पास नहीं करा सकते, आप लोन नहीं ले सकते। आपके पास अगर ज़मीन का टुकड़ा रजिस्ट्री आपने करवा लिया है तो आप उसे किसी को बेच नहीं सकते। अगर आपके घर के अंदर कोई व्यक्ति बीमारी से पीड़ित है और इलाज कराने के लिए आज आपको पैसे की आवश्यकता है तो आप उसे बेच नहीं सकते। एक प्रॉपर्टी व्यक्ति की होती है, उसके दुख सुख में, उसकी बेटी की शादी में या उसके दुख सुख में उसे बेच सकता है, उसे बेच नहीं सकता। ये बड़ी पीड़ा है और इस पीड़ा को किसी भी जनप्रतिनिधि ने या किसी भी सरकार ने, समय की सरकार ने गंभीरता से नहीं समझा। सवाल आज मकान टूटने का नहीं है, सवाल उन लोगों पर खड़ा होता है जो जनप्रतिनिधि चुनकर जाते हैं। और समय समय पर जब भी चुनाव आते हैं उस समय इस फाजलपुर महरौला के 2500 परिवार, लगभग 9 से 10 हज़ार मतदाता
और 15,000 के करीब आबादी है, मिली जुली आबादी। और वो लोग हैं, कोई बहुत एलिट लोग नहीं हैं, सामान्य परिवारों के लोग हैं। 100 गज, 50 गज, 40 गज, 150 गज, 200 गज की ज़मीन खरीदकर उस पर एक छोटा सा टुकड़ा बनाकर रह रहे हैं। उनके ऊपर तलवार लटकी है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को इसके बारे में चिंता नहीं है। जनप्रतिनिधि ही एक ब्रिज है जो इन लोगों के और सरकार के बीच में, जो इस समस्या का समाधान कर सकता है। इसीलिए जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। इसीलिए जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। जनप्रतिनिधि फीता काटने के लिए, जनप्रतिनिधि लोकार्पण करने के लिए, जनप्रतिनिधि लोगों को गुस्साने के लिए, जनप्रतिनिधि लोगों को भड़काने के लिए नहीं चुने जाते। जनप्रतिनिधि पॉलिसी बनाने के लिए चुने जाते हैं, भले विधायक हों, भले मंत्री हों या मेयर हों, और लोगों की जेन्युइन समस्याओं के प्रति अपनी संवेदनशीलता कर दिखाते हुए अधिकारियों से वार्ता कर कर उस मामले का समाधान होना चाहिए। लेकिन आज पीड़ा है कि फाजिलपुर मरौला कटघरे में खड़ा है एक लंबे टाइम से, लंबे समय से। रावत जी, एक बहुत बड़ा मतलब विडम्बना है कि इस 350 एकड़ ज़मीन के अंदर अभी भी 150 एकड़ ज़मीन, जो मूल खातेदार 7 लोग थे, उनकी लगभग अभी 150 एकड़ ज़मीन वो जोत रहे हैं, उसमें खेती कर रहे हैं। उस पर किसी का ध्यान नहीं आ रहा है। मूल खेतेदार जिस पर सीलिंग का वाद चला 1974 के अंदर, और वो अलग अलग न्यायालयों में चलता चलता सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के अंदर उस एक आदेश किया कि आप इसको एडीएम को आदेश करते हुए, जिला अधिकारी एडीएम जो है उधम सिंह नगर को, कि आप इसे रिव्यू कीजिए और रिव्यू कर कर इसकी जो वृद्ध जोत है उसे दोबारा विवेचना कीजिए। विवेचना में एक्स्ट्रा भूमि निकल गई, अतिरिक्त वृद्ध जोत सीलिंग की भूमि को सरकार ने अधिक अपने कब्जे में ले लिया। 40 से 45 एकड़ ज़मीन अतिरिक्त जोत में सरकार ने अपने कब्जे में 2016 में ले ली, और उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रियाँ शुरू हो गई, दाखिल कार्य शुरू हो गए। लेकिन आज भी वो 150 एकड़ में जो मूल खातेदार जिसकी ज़मीनें बची हुई हैं, वो तो खेती कर रहा है, वो वहाँ फसल उगा रहा है। लेकिन जिसने 50 गज का या 100 गज का 151 गज का प्लॉट लिया है, वो उसके अंदर दीवार खड़ी करके टीन नहीं डाल सकता। टीन डालने का अंजाम हमने कल देखा है कि पीला पंजा चल गया है। बिल्कुल देखा आपने प्रीत विहार में किस तरह पीला पंजा चला। हम सवाल खड़ा करते हैं कि जनप्रतिनिधि किसी भी दल के हों, आज सवाल खड़े कर रहे हैं, कोई जनप्रतिनिधि अगर वर्तमान के जनप्रतिनिधि पे सवाल खड़े कर रहा है तो पूर्व में उस जनप्रतिनिधि ने क्या भूमिका निभाई? क्योंकि कांग्रेस के तिलकराज भेड़ भी रहे। मैं सीधा सवाल नाम लेके कहूँगा, 2002 से लेके 2012 तक वो यहाँ के विधायक रहे, 2012 से लेकर 2022 तक राजकुमार ठुकराल विधायक रहे, और 2022 से लेके आज तक, आज की तारीख तक शिव अरोड़ा विधायक है। आज भले मेयर भाजपा के हैं, पार्षद विधायक भाजपा के हैं, सांसद भाजपा के हैं, और विधायक सरकार भाजपा की, पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक भाजपा का है। लगभग 9 बार से लेकर 7 से 9 बार तक यहाँ के लोगों ने अलग अलग जनप्रतिनिधियों को वोट देकर जिताकर भेजा, फाजिलपुर के लोगों ने। जब वोटों की बात आई तो हमने सवाल खड़ा किया था कि फाजिलपुर के लोगों को मालिकाना हक कब मिलेगा। लोगों को जहन में अभी तक ये जानकारी नहीं है। बहुत सारे जनप्रतिनिधियों को भी हम बताना चाहते हैं कि आपको कम से कम इस गांव की स्थिति को समझना चाहिए कि हाँ बात है क्या। मैं उसी वजह से आज आया हूँ, मसला क्या है। जनप्रतिनिधि भी इस बात को कहीं संजीदगी से नहीं लेते। वो भी कागजों को एक रद्दी की टोकरी में पकड़कर लेकर एक ज्ञापन लेना, उसको फेंक रख देना, आगे उसको मार्क कर देने तक सीमित है। ये मार्क करने का सवाल नहीं है, इस पे आपको इसकी स्टडी करनी चाहिए, लोगों से सुनना चाहिए कि भाई आपकी दिक्कत क्या है, क्यों परेशानी है, समस्या कैसे समाधान हो। इस पे पहल जनप्रतिनिधि भले विधायक हों, मेयर हों या हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनको भी जिम्मेदारी बनती है, एडमिनिस्ट्रेशन की भी, जिलाधिकारी की भी, एसडीएम की भी। वो भी कम से कम लोगों के प्रति उनकी जवाबदेही है। आम लोगों को पता नहीं है, जिन्होंने आकर प्लॉट खरीद लिया, रजिस्ट्री करा ली, उनको मालिकाना हक दिलवाना ही सरकार का दायित्व बनता है। ये नजूल नहीं है, ये सीलिंग की ज़मीन है। नजूल जो है वो नगर निगम जो पुराना है, नगर पालिका, उसके अंदर जो 2000 एकड़ नजूल ज़मीन थी वो अलग है। ये सीलिंग की ज़मीन है। ये सीलिंग की ज़मीन वो होती है जो अधिकतम 12 एकड़ या 18 एकड़ ज़मीन से अधिक जोत रहा है। उस सीलिंग की ज़मीन को सरकार गरीबों में या सरकारी उपयोग के लिए या भूमिहीनों को देने के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन इस दिक्कत यहाँ पे सबसे बड़ी ये है कि जिस ज़मीन के टुकड़े पे मैं बैठा हूँ इस समय,
ये एक उसी 350 एकड़ का हिस्सा है 85 नंबर। जी। ये 85 नंबर जो रकबा है लगभग 70 एकड़ इसका जमीन थी। इस 85 नंबर 70 एकड़ जमीन 1975 के अंदर लगभग उसमें से 55 से 60 एकड़ जमीन मूल खातेदार ने बेच दी 1975 के अंदर, जिसमें हम बैठे हैं। 1985 के अंदर इसमें से फिर 5 एकड़ जमीन बेच दी। 1987 के अंदर फिर इसमें से 5 एकड़ बेच दी, और जो बची 5-7 एकड़ जमीन उसके अंदर मूल खातेदार ने रेजिडेंशियल कॉलोनी काट दी। कुल मिलाकर 1990 तक पूरे मूल खातेदार ने 80 नंबर खेत का 70 से 75 एकड़ रकबा पूरा बेच दिया, कुछ कंपनी को, कुछ किसानों को और कुछ प्लॉट वालों को। उसी के अंदर मैं आपको याद दिलाऊं कि 1983-84 के अंदर जब एनडी तिवारी उद्योग मंत्री थे तो इसी 85 नंबर के अंदर बीनाटोन फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ था। एक बार दोबारा से रिपीट कीजिए, ये बड़ी बात होने वाली है। बीनाटोन फैक्ट्री जो किच्छा के अंदर भी उसका एक उपक्रम था, उसी का दूसरा उपक्रम जो है इसी 85 नंबर के 85/1 के 7 नंबर में, जहां पर बांगा का मकान आज से 2 दिन पहले जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था, अभी आप देखा होगा आपने कि लगभग लेंटर की पोजीशन पर था, उसको जमीन दोज कर दिया। लगभग नहीं तो 15 से 20 लाख का उस पर खर्चा है। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि वो जिस जगह पे वो मकान बन रहा था वो ज़मीन 143 है। वहीं आ रहा हूँ, उसी टुकड़े के ऊपर उस ज़मीन पर फैक्ट्री लगती है। फैक्ट्री किन्हीं कारणों से नहीं लग पाती, उस पर लोन होता है, लोन का बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचता है, और 1998 के अंदर सुप्रीम कोर्ट उस ज़मीन को ऑक्शन करता है। 5.25 एकड़ ज़मीन के रकबे को ऑक्शन करने के बाद उस ज़मीन के टुकड़े को नरेंद्र ग्रोवर, अमित गुगलानी और महेंद्र छावड़ा नाम के 3 लोग, सुरेंद्र सिंह ग्रोवर, 3 व्यक्ति ऑक्शन में खरीदते हैं जी। और 4 साल बाद 2003 के अंदर उस ज़मीन को वो जो क्रेता थे उन्होंने आगे किसी और अन्य लोगों को बेच दी। जिन अन्य लोगों ने उस ज़मीन को खरीदा उन्होंने 2004 के अंदर जिला प्रशासन उधम सिंह नगर को उसके अंदर प्लॉटिंग करने के लिए, कॉलोनी पास करने के लिए आवेदन किया और उस कॉलोनी को अधिकृत करवाया। 85 नंबर की सीलिंग वाले पार्ट पे, सीलिंग वाली जमीन। और मैं ये दिखाना चाहता हूं, ये कागज है, ये 2003 का कागज है। ये सीलिंग सर्टिफिकेट जब मांगा गया कि हम इसके प्रति सीलिंग सर्टिफिकेट चाहते हैं, तो ये तहसीलदार किच्छा 2003 के अंदर इस बात को इस पे उल्लेख करते हैं कि ये नंबर जो 85/1/7 जो है ये सीलिंग से अब मुक्त है, प्रभावित नहीं है, और ये अधिकृत कॉलोनी है। अपना इनक्लेव फेज 2 जिसका नाम है, जिसके अंदर बांगा जी का मकान तोड़ा गया, ये अधिकृत कॉलोनी है। और उसके बाद अधिकृत होने के बाद विधायक निधि से सड़कें बनी हैं इसी 85 नंबर के अंदर। बिजली पानी की सारी सुविधाएं हैं। पानी की सारी सुविधाएं हैं। लोगों ने प्लॉट खरीदा है। जब उत्तराखंड के अथॉरिटी, उधम सिंह नगर अथॉरिटी ने उसको अधिकृत किया, और अधिकृत कॉलोनी के अंदर किसी ने अगर 100 गज 50 गज का प्लॉट खरीद लिया, तो आज हम पूछना चाहते हैं कि बताइए उसका आपने मकान किस आधार पर तोड़ दिया, आपने किस आधार पर उस कॉलोनी को स्वीकृति दी। साथियों, मैं इस समय खड़ा हूँ फाजलपुर महरौला के अपना इनक्लेव फेज़ 2 पर। ये वही मकान है जो बीते दिन प्राधिकरण की टीम के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है, और ये देखिए नेस्ता नाबूद हो गया है। किसी के सपने, किसी का घर आज बिल्कुल इस तरीके से खड़े मकान को ढहा दिया गया है। एक बार उज्जवल से कहूँगा दिखाने की कोशिश करें, और मैं यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें अभी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये एक अप्रूव्ड कॉलोनी के अंदर बन रहा एक मकान था, जिसको विकास प्राधिकरण की टीम ने सीलिंग के तहत नेस्ता नाबूद कर दिया। तो मैं भी अपने साथी से कहूँगा कि मेरे साथ आ जाएं और कुछ चीज़ें दिखाने की आपको कोशिश करते हैं, और उसके बाद इन सब टॉपिक पर बात करेंगे। दोनों सवाल हैं कि पहले स्वीकृति कैसे दी गई है, उस पर फैक्ट्री कैसे बनी थी, पहले फैक्ट्री जब लग रही थी, और इसी 85 नंबर के अंदर कुमार ऑक्सीजन बहुत बड़ा एक उपक्रम है, वो भी इसी 85 नंबर में है। मूल खातेदार के नाम जो 85/1 से लेके अलग अलग उसके खाते 70 से 75 एकड़ रकबा था, मूल खातेदार के नाम मुश्किल से 1 एकड़ या 2 एकड़ जमीन बची होगी,
बाकी सारी ज़मीन हस्तांतरित हो गई अन्य खातेदारों के नाम पर, जिन्होंने अपने पैसे से ज़मीन को खरीदा। उसके अंदर 50 गज 100 गज 2005 से बाद, आज से 20 साल पहले 2005 के बाद इस 85 नंबर भाग संख्या में एक भी नई कॉलोनी विकसित नहीं की गई। पूरा 85 नंबर 2005 में विकसित हो गया, कॉलोनी कट गई, प्लॉट कट गए, बिक गए, रजिस्ट्रियां हो गई, दाखिल खारिज हो गए। 99% लोगों के पास रजिस्ट्रियां और दाखिल खारिज है इस 85 नंबर के अंदर। इसी 350 फाजिलपुर महौला का जो 350 एकड़ का संधू फार्म है, जिसके अंदर 85 नंबर पर कोई सीलिंग का वाद नहीं था। 101 नंबर या कुछ अन्य नंबर जो सीलिंग के वाद में, जिनका वाद चला, सुप्रीम कोर्ट तक गए। उनको आप रोकिए। आपकी जो ज़मीन मूल खातेदार की 150 एकड़ बची है, उसे आप जो है उसे रोकिए। और बड़ा सवाल ये है रावत जी कि स्टाम्प पर 200-250 एकड़ ज़मीन बिक गई। मैं भी एक सवाल मेरा रह गया। स्टाम्प पर बिक गई। मैं उसी पर आ रहा हूँ कि एक स्टाम्प के ऊपर ज़मीन आपने बेच दी जी, और स्टाम्प करने वाला कौन है? मूल खातेदार ने स्टाम्प नहीं किया। मैंने 100 गज प्लाट खरीदा तो मुझे जो है किसी व्यक्ति एक्स ने स्टाम्प कर दिया। मैंने उसे किसी को बेचा तो मैंने एम को स्टाम्प, एम ने एक्स को कर दिया, एक्स ने एम को कर दिया, एम ने एन को कर दिया, लेकिन कोई पता नहीं मूल खातेदार कौन है। ऐसे बहुत सारे फाजिलपुर के अंदर सैकड़ों परिवार हैं, 1,500 से 2,000 लोग, जिन्होंने 4 लाख 5 लाख 8 लाख में प्लॉट खरीदा और 10 रुपये का स्टाम्प एक्स के नाम से हुआ है। वो एक्स कौन है, कहाँ है, कब है, कब उसका मालिक है, हवा में है। क्या वहाँ मकान बने हुए हैं? मकान बने हुए हैं। उन पर कार्रवाई हो रही है? किन पर? उन मकानों पर। उन मकानों पर भी कार्रवाई हो रही है। वो लगातार नोटिस जारी किए गए हैं। पानी का आपको बिजली का कनेक्शन नहीं मिल सकता, आपको रजिस्ट्री नहीं हो रही है। और उन जो लोग भू माफिया थे, जिन लोगों ने 10 रुपये की स्टाम्प पे आपने प्लॉट बेच दिए, उन पे कार्रवाई करो भू माफिया की। मेरे पास चश्मा है, मेरे पास इसका इंटाइटल नहीं है, मैं इसका स्टाम्प किस आधार पे कर दूंगा? एग्जैक्ट बात है। मैं वीर जी, एक सवाल है, एक शब्द आ रहा है बार बार लगातार इस पूरे प्रकरण में, एक सवाल आया, रजिस्ट्री और दाखिल खारिज। हम जिस जगह में बैठे हैं यहाँ रजिस्ट्री भी है, दाखिल खारिज भी, और ऐसे आपने बहुत सारे नाम गिनवा दिए हैं। खाता संख्या 85 में से बहुत सारे लोगों के पास रजिस्ट्री और दाखिल खारिज है। क्या वैल्यू रह गई रजिस्ट्री और दाखिल खारिज की, जबकि रजिस्ट्री और दाखिल खारिज दोनों सरकार को एक टैक्स के तौर पर दिए जाने वाली रकम है, जिस पर सरकार ये चीज़ मतलब मुहैया करवाती है, स्वीकृति देती है कि हाँ ये ज़मीन जो है, और उस पर चेकिंग होती है बाकायदा। उसके लिए पूरा प्रोसेस होता है कि रजिस्ट्रार होता है, दाखिल खारिज तहसीलदार होता है, उसके नीचे पटवारी होता है, कानूनगो होते हैं। ये सारी एक सीढ़ी बनी हुई है, उसके बाद ये सब चीज़ें दाखिल खारिज तक जाती है। तो अगर इन घरों की रजिस्ट्री और दाखिल खारिज हुई है तो इसकी वैल्यू आज क्या रह गई है? बिल्कुल, मैं आपसे बड़ा सवाल है कि एक ऐसी जगह जो नेशनल हाईवे से जुड़ी हुई है, जहाँ पर झा कॉलेज से लेके RN स्कूल, डिग्री कॉलेज और हॉस्पिटल और बेहतरीन पॉश कॉलोनी है, लेकिन वैल्यू आज मैं जो कह रहा हूँ कि वो जीरो है, माइनस में चले गई ना। माइनस में वैल्यू है। अगर किसी ने, इन्वेस्टर ने या किसी व्यक्ति ने अपनी जीवन की कमाई को लगाकर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और इस नज़र से इन्वेस्ट किए कि मैं अगर शहर के अंदर प्रॉपर्टी खरीदूंगा तो मेरी 5 लाख की वैल्यू, घर भी बन जाएगा, मेरी वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन वो 5 लाख की वैल्यू जो है आज 4 लाख की है, माइनस में चले गई। और समय उसी के साथ में, बिल्कुल उसी के सटे हुए आप चले जाओ साथ में, हाँ बत्रा कॉलोनी है, बलवंत इनक्लेव है, जो प्लॉट यहाँ पर 10 लाख का है वहाँ पे 50 लाख वैल्यू है, जबकि यहाँ पर उससे बेहतरीन ज़्यादा सुविधाएं हैं, अच्छे सारा क्लाइमेट है, सारा वातावरण है, सारा एटमॉस्फेयर है, पानी की समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, लेकिन सिर्फ रजिस्ट्रियाँ ना होने की वजह से, दाखिल खारिज ना होने की वजह से और आए दिन बुलडोजर चलने की वजह से लोग भयभीत हैं। कोई व्यक्ति विवादित ज़मीन में अपना घर या विवादित ज़मीन को खरीदना नहीं चाहता, और ये विवाद का कारण जो है जिला प्रशासन, और इसकी जिम्मेदारी चुने हुए जनप्रतिनिधियों की बनती है। आम जनता भोली भाली है, वो आम लोग इस बारे में जो है नहीं जानते कि इस व्यक्ति का, इस ज़मीन का क्या आधार है, क्या इसमें होना है, क्या नहीं। तो कम से कम किसी ने कहा, डीलर ने, उसने ज़मीन खरीद ली, टुकड़ा खरीद लिया, उसने कहा रजिस्ट्री हो जाएगी जब खुलेगी, बंद है, पूरे गांव की बंद है, उन्होंने कहा पूरे गांव की बंद है, जब होगी मेरी भी हो जाएगी। तो कार्रवाई कम से कम उस मूल खातेदार पे हो, कार्रवाई उन लोगों पे हो जिन लोगों ने स्टाम्प पर लोगों को 10-10 रुपए के, उनके ऊपर भूमाफिया की कार्रवाई होकर, गुंडा की कार्रवाई करके जेल भेजते, जेल 4 लोगों को। या फिर आज भी फार्म के अंदर जो है जमीन बिक रही है, वो धीरे धीरे 1 एकड़ को एस्टेब्लिश करते हैं, बेच देते हैं, फिर 1 एकड़ को एस्टेब्लिश करते हैं, बेच देते हैं, धीरे धीरे 350 एकड़ का फार्म बिकते बिकते 100-125 एकड़ बचा है, सारा गुर्द हो गया।
लेकिन जो ज़मीन एक्चुअल है, जो नंबरों के ऊपर सीलिंग नहीं बनती, उन नंबरों के ऊपर क्यों रजिस्ट्री पर रोक लगी हुई है? जब हमने रेवेन्यू दे दिया, मैं उसी बात पे आ रहा था कि दाखिल जब खारिज हमने की वैल्यू रेवेन्यू रहेगी। दिया, जब हमने दाखिल खारिज करा लिया, तो आज 143 नहीं हो रहा, आज नक्शा पास नहीं हो रहा। हम नक्शा पास कराना जाते हैं तो कहते हैं कि रोक लगी हुई है। कब रोक लग जाती है, कब रोक हट जाती है? तो बड़ा मुद्दा है हमारा। सवाल चुने हुए जनप्रतिनिधि, माननीय विधायक और महापौर और सांसद, जनप्रतिनिधि जितने भी लोग हैं, सवाल आज भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या बाकी दलों का नहीं है, क्योंकि बहुत आज लंबी लड़ाई है। नैतिकता भी बनती है कि आपको कम से कम समझना तो चाहिए इशू क्या है, लोग क्यों परेशान हैं, क्यों भयभीत हैं। किसी के घर की छत तोड़ दी, बना बनाया, अगर किसी ने पूंजी लगाकर मुश्किल से उसे खड़ा किया और उसे आपने जो है बिना कारण बताए आप कंपाउंड कर देते। आप नोटिस जारी करो, कंपाउंड कर दो, कम से कम आपको 2 लाख 4 लाख रुपए सरकार को रेवेन्यू मिलता और उसका जो 15 से 20 लाख रुपया है वो खराब नहीं होता। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, क्या उस अधिकारी पे कार्रवाई होगी जिसने ये जगह को वो कर दिया था, स्वीकृति दी? किया। बिल्कुल यही है कि आज वो अधिकारी जिन्होंने स्वीकृति दी, आज वह लोग अच्छा, अगर ये जमीन सीलिंग की है, अवैध है, तो फिर विधायक निधि इस पर क्यों आपने लगाई? बिल्कुल एग्जैक्ट। फिर स्कूल क्यों बने? मैंने अभी कल परसों एक नोटिस लिखा था कि नजूल पे रहने वाला व्यक्ति सरकार तो बना सकता है लेकिन घर नहीं बना सकता। बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। और शहर के अंदर तो बड़ा मुद्दा है ही है, हमेशा उनको गुमराह किया जाता है हर चुनाव के अंदर कि आपको मालिकाना हक देंगे। नजूल की जमीन की भी लोगों को आज हमारे जनप्रतिनिधि, हम बन तो गए, लेकिन जनप्रतिनिधि हम भीड़ के अंदर कागज लेने तक सीमित हैं। हमें उसकी गहराई तक जो संवेदनशील मुद्दे हैं उनकी, आज नजूल लैंड कब घोषित हुई, कब एनडी तिवारी ने 1 रुपए के पट्टे पर देने की बात की, कितने लोगों को पट्टे मिले, कितने वर्ग वगैरह कब्जा है, सारी चीज़ें इसकी स्टडी होनी आज किसी को अध्ययन नहीं है। हवाई बयान दे देते हैं और बैठ के प्रेस करते हैं। आज विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, आज राजनीति और विरोध का जो तरीका है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रह गया है। कोई व्यक्ति जब चुनाव होता है तो जाकर वहां पर खड़े होते हैं और कहते हैं कि वोट दीजिए, हम बुलडोजर के आगे लेटेंगे, हम गोली खाने को तैयार हैं। हर व्यक्ति नेता की यही जुबान पे होता है कि हम गोली खाएंगे, हम बुलडोजर के आगे लेटेंगे। लेकिन जिस दिन बुलडोजर चलता है उस दिन वो कहीं छिपे होते हैं, नेताओं के फोन स्विच ऑफ, और उससे अगले दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। फोन स्विच ऑफ। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या होने वाला है? अभी टीडीसी का मामला था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्सेज प्रेस कॉन्फ्रेंस। इधर पूर्व विधायक कॉन्फ्रेंस करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाते हैं। अरे आप प्रदर्शन क्यों नहीं करते, आप प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते जाकर? यह अधिकार है। आज बुलडोजर चल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। इस लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर हमें अधिकार है कि हम कम से कम 4 लोग 6 लोग खड़े होकर प्रोटेस्ट करें। मैं एक सवाल इसी मामले से पूछना चाहता हूँ, जैसे जब तय हो जाता है कि आज पीला पंजा फाजलपुर महरौला पे चलना है, उस समय क्या माहौल होता है यहाँ आसपास? देखिए, मैं सबसे बड़ा, रावत जी आप भले पत्रकार हैं, मैं सब पत्रकारों को, लेकिन अधिकतम पत्रकार आज इसको भी एक तमाशा समझते हैं। मैं मतलब फुटेज का खेल रह गया वीर जी, क्योंकि हमें व्यू लेने हैं, हमें उसे शेयरिंग हमारी कैसे बढ़े और कैसे हमारी रीच बढ़े। हाँ भाई, एग्जैक्ट। तमाम पत्रकार बहुत इंटेलेक्चुअल पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं रुद्रपुर के अंदर, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, रिगार्ड करता हूँ, लेकिन कम से कम आपको दोनों पक्षों को सुनना चाहिए, उस चीज़ को दिखाना भी चाहिए, लेकिन उसके बाद कम से कम पक्ष तो जानो कि आज असली मसला क्या है। ग्राउंड जीरो पर जाकर आप उनकी लोगों की रिपोर्ट तो लीजिए कि आपने किससे पहले ज़मीन खरीदी, किसने बेची, कहाँ से लिया, क्या मसला है इसका, क्या इसका जो है ज़मीन का कैटेगरी है, कौन सी है, तो कहीं पूछेंगे नहीं। लेकिन मैं एक बात, पीला पंजा आ गया, हाँ, तोड़ दिया, तबाह कर दिया, व्यू आ जाइए, जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए। आपके शेयर करने से उसका मकान तो नहीं बच रहा है ना, हमारे शेयर करने से उसका मकान बचे तो हम आपके हजारों शेयर करवा देंगे। बहुत बड़ा सवाल है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी बात चल रही थी, जैसे आपने कहा कि ये करके, लेकिन जो चेकिंग होनी है, जो बात हो रही है, जिसमें जैसे आप बांगा जी के मकान का आ रहा है, तो इस मामले में ये पता कैसे चलेगा कि ज़मीनें सही हैं या गलत है? क्योंकि वो ज़मीन तो स्वीकृत हो रखी थी ना, वो तो अप्रूव्ड कॉलोनी थी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यहाँ पर ये आवाज़ किस तरीके से उठेगी? क्या उस अधिकारी पे ये बात आएगी या उस टाइम की सरकार पे बात आएगी? उस टाइम पे नेता कौन था, कौन जनप्रतिनिधि था, कौन डीएम एसडीएम, सब कार्रवाई की जद पे आते ही नहीं आते हैं? या केवल बांगा जी का घर ही टूटेगा या बांगा जी जैसे लोगों का ही घर टूटेगा? एक शब्द लगातार वीर जी बार बार भाजपा की सरकार में बहुत ज़्यादा होता है, जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस, भाजपा ये कहती है कि जीरो टॉलरेंस है, कि जीरो भ्रष्टाचार मुक्त भारत हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे आज ये लगता है, और आपने अभी जो बात कही है, मैं उस बात को बड़ी करके कहता हूँ, जीरो टॉलरेंस का मतलब हो गया कि आपकी सहन शक्ति को जीरो कर देना। कि क्या सरकार वो करवाने पे तुली है कि लोगों में इतना खौफ पैदा कर देना कि लोग बोलना बंद कर दें? जी बिल्कुल, आपका सवाल, सरकार जब आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम जीरो करप्शन
और जीरो टॉलरेंस की सरकार देंगे। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। तो मैक्सिमम गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि हम लोगों तक पहुंचे, लोगों की बात को सुने। क्या पता मैक्सिमम गवर्नमेंस ही लेने की कोशिश करती हो। अब मैक्सिमम जो है वो गवर्नेंस नहीं है, मैक्सिमम तो करप्शन हो गया है। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम करप्शन है इस समय। उत्तराखंड के अंदर मैं देख रहा हूँ, पूरे प्रदेश के अंदर देख रहा हूँ कि आपका बलडोजर चल जा रहा है। आपने अगर किसी ने कहा कि धार्मिक स्थल बन रहा है तो आपने उसे बलडोजर चला दिया। अधिकारी का दायित्व बनता है कम से कम उनके पास सब डाटा है। जो आपने बात की कि इसकी चेकिंग कैसे होगी, इसकी चेकिंग के लिए सरकार के पास डाटा है। कब कौन मूल खातेदार था, कितनी जमीन उसकी बची है, कितनी उसने बेच दी है, कितना उसका भी खाली पड़ा रकबा। 1 मिनट के पास आज अधिकारी चाहें तो 1 घंटे के अंदर फाजिलपुर मोहल्ला का कितना एरिया बचा है, कौन जोत रहा है, उसे उनके पास डाटा है। उसको आप कर लीजिए सील, उसको सील कीजिए ना। अब जो ज़मीन बची है वो ना उसकी चली जाए, कम से कम कल को उससे जो वृद्ध जोत है भरपाई हो जाए। और फिर आपके एडीएम ने 2016 के अंदर वृद्ध जोत की घोषणा कर दी, घोषित कर दिया। उसी ऑर्डर को जो है सरकार चुनौती दे रही है कमिश्नर के यहाँ, कमिश्नर उसे खारिज कर दे रहे हैं। क्या इसलिए ये सब जांचें नहीं हो पाती कि हम ये मान लें कि जो आती जाती सरकारें सब आपस में लिप्त हैं? मैं तो बिल्कुल ये कहूँगा कि विपक्ष अगर लिप्त नहीं होती सरकारें तो विपक्ष मुद्दा खड़ा करता है। विपक्ष मौन क्यों है? हर मुद्दे के ऊपर विपक्ष, भले कितना बड़ा करप्शन का मुद्दा हो, अभी टीडीसी का बहुत बड़ा मुद्दा था, विपक्ष को जो भूमिका में आना चाहिए था वो नहीं आई। आज फाजिलपुर मोहल्ला का हो या रुद्रपुर के अंदर नजूल का मुद्दा हो, विपक्ष अगर नहीं बोल रहा है उसका मौन साधने का मतलब यह है कि विपक्ष के बड़े नेता और सत्ता पक्ष के नेता कहीं ना कहीं आपस में एक गेम है कि अब की बार मैं, अगली बार तू, जब मेरी बारी आएगी तू नहीं बोलेगा, जब तेरी बारी आएगी मैं नहीं बोलूँगा। उनके बड़े जो नेता हैं, जो भले किन्हीं बड़े ओहदों पर हों, उनके दामनों पे दाग हैं। अपने दामनों के दाग को बचाने के लिए आज सच की उनके पास हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है कि उस सच का सामना कर सकें। कुछ एक आध अपवाद को छोड़कर अधिकतर नेताओं के जो है गिरबान जो हैं वो उनके कालर का दामन जो है काले हैं। मैं अब ये खासी लंबी बात हो गई, मैं एक उपाय के तौर पे एक बात आपसे पूछना था, क्या समाधान इस बात का लगता है? क्योंकि मुझे भी लगता है कि रोज़ एक कॉलोनी में हर महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में लगातार जेसीबी पहुंच जा रही है, मीडिया पे वो बात जा रही है, खबर इतनी आग की तरह फैल जा रही है। ना तो घर टूटने से रुक रहे हैं, ना बनने से रुक पा रहे हैं, या तो बनने ही रुक जाते या फिर टूटने ही रुक जाते, किसी तरीका भी होता। तो इसका उपाय क्या है? बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है और यही होता है अक्सर। जब बलडोजर आएगा हाय तौबा मचेगी, लोग कहेंगे हम इकट्ठे हो, चलो विधायक के पास चलो, मेयर के पास चलो, और 2-4 दिन सुर्खियां बनेंगी, कुछ पत्रकार उसको उठाएंगे, अधिकतर सो जाएंगे। और वो 1-2 महीने 3 महीने का समय बीतेगा, 3 महीने बाद लोग फिर मकान बनाना शुरू कर देंगे। फिर वही प्रॉपर्टी जो डीलर हैं या भूमाफिया हैं उस प्लॉट को बेचेंगे और वो जो है बेचकर मुनाफा कमा लेंगे, और भोला भाला व्यक्ति उस ज़मीन के टुकड़े पर मकान बनाना करेगा, 6 महीने बाद फिर आएगा। फिर लोग जागेंगे, फिर जनप्रतिनिधि के पास जाएंगे, एक दिन के लिए इतिश्री हो जाएगी। यही क्रम चल रहा है पिछले 20 साल से फाजिलपुर के अंदर। लेकिन ये दायित्व मैं आपके माध्यम से चुने हुए जनप्रतिनिधि, भले विधायक हों रुद्रपुर के या मेयर हों, सबसे हमारा अनुरोध है, एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा अनुरोध है कि मतलब उनकी तो दायित्व बनता है। उनकी लायबिलिटी कुछ नहीं है क्या? क्यों नहीं? क्या सदन के अंदर इस विषय को उठाएं, मुख्यमंत्री से इस बात को रखें, उसके पटल पर रखें। उनके कार्यकर्ता हैं, उनके वोटर हैं, उन्होंने लोगों ने, इसी गांव के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पार्षद जिताया, भारतीय जनता पार्टी के मेयर को जिताया इस वार्ड से, इसी वार्ड से जो है विधायक जी जीत कर गए हैं शिव अरोड़ा। क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं बनती? यहाँ पर एक बोर्ड लगा है शिव अरोड़ा जी विधायक जी के द्वारा, और ये 9/7/2023 को बोर्ड लगा है, जिसके तहत लिखा है माननीय शिव विधायक रुद्रपुर अध्यक्षता स्वामी उमेशानंद जी, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान अति विशिष्ट अतिथि सुशील यादव, और इनके द्वारा यहाँ पर ये कार्य संपन्न करवाया गया। ये एक सड़क है, इनके द्वारा बनाई गई है। अब ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि अगर घरों का बनना अवैध है और इस पर विकास प्राधिकरण की टीम काम कर रही है, तो फिर ये सरकारी पैसा यहाँ क्यों खर्च हो रहा है? इसके जिम्मेदार कौन है? कि हम भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को परसू करें, डीएम से, एडीएम से बात करें, शासन से बात करें, अटॉर्नी जनरल से बात करें, हाई कोर्ट के अंदर क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। क्या ये जनता करेगी? जनता का दायित्व बनता है कि हम चाहते हैं, आज अपील कर रहे हैं, क्या हर बात का समाधान यही है कि हम हाय हुल्ला करें, हम मुर्दाबाद करें तभी कुछ सरकार उस या फिर कोई जनप्रतिनिधि ये चाहता है कि जब आपके साथ दिक्कतें हो तो कि आप मेरे दर पर आए? नहीं, दर पर जाने पे जनता 10 बार जाएगी, जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम समाधान की तरफ कदम तो बढ़ने चाहिए।
समाधान की तरफ प्रयास तो होना चाहिए। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि जो ये कल अभी 2 दिन पहले जो पीला पंजा चला है, क्या इसके बाद मकान बनने रुक जाएंगे या कार्रवाइयाँ लगातार होगी? देखिए, इसका खामियाजा यहाँ जिन्होंने निवेश किया है, प्रॉपर्टी खरीदी है, जगह ली है, उनको भुगतना पड़ रहा है। मकान बनते रहेंगे, फिर कोई नया, वो कहते हैं भेड़िया आएगा, जाल बिछाएगा, वो फंसना नहीं है, फिर वो जाल बिछाएगा, फिर दाना डालेगा, फिर कोई फंस जाएगा, फिर कोई व्यक्ति नया मकान बनाएगा। और लेकिन आज जो इन्वेस्टमेंट है, जो हालात हैं, जो आपको मूल मुद्दे हैं कि आज बिक नहीं सकता प्लॉट, आज हम इसका दाखिल रजिस्ट्री नहीं हो सकती, आज इसके लेआउट पास नहीं हो सकता, तो ये तमाम दिक्कतों के बाद व्यक्ति आज उसकी जो सोना या प्रॉपर्टी या घर उसका गहना होता है, वो किसी मुसीबत में उसे बेच सकता है, आज मुसीबत में बेच नहीं सकता। ये बड़ी समस्या है। इस पीड़ा को जनप्रतिनिधियों को प्रायोरिटी पे लोगों के बीच में आना चाहिए। हम तो जानते हैं कि विधायक जी को आना चाहिए, उनको मेयर को आना चाहिए, लोगों के बीच में क्यों नहीं आए? मैं आपकी बात से एक चीज़ मैं महसूस कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि फाजलपुर मेहरोला में रहने वाले रजिस्ट्री और दाखिल खारिज वाले खाता धारकों से बेहतर स्थिति में इस समय नजूल पे रहने वाला व्यक्ति है शायद, क्योंकि वो जो ज़मीन को जैसे भी करके खरीद फरोख्त कर पाए। बहुत बड़ा एक एरिया जो नजूल पे भी आज नजूल नीति पे बना हुआ है, लेकिन फाजलपुर मेहरोला की स्थिति उससे भी कहीं गुना गंभीर हो गई है। उससे भी मतलब गंभीर है। और एक आदमी इस उम्मीद से लेता है कि मेरी ज़मीन जो है रजिस्टर्ड है। आज हर व्यक्ति, कोई व्यक्ति कभी जमीन कब्जे की और रजिस्टर्ड दाखिल खारिज की वैल्यू क्या हुई वीर जी? सीधे सीधे शब्दों में बताइए, रजिस्टर्ड दाखिल खारिज की वैल्यू क्या हुई? किस लिए सरकार को टैक्स दिया गया, रेवेन्यू जनरेट किया गया सरकार को? ये जवाब तो जनप्रतिनिधि को देना चाहिए ना, और ये जनप्रतिनिधियों से लोगों को पूछना चाहिए। हमने तो जब भी चुनाव आता है तो हम कहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर दो ही रास्ते हैं, या तो हम विरोध करें या हम चुनाव के व्यक्ति सरकार को एक जवाब देने का तरीका ये है कि वोट की ताकत से उसको अपना एहसास कराएं कि अगर यहाँ पे हमारे खिलाफ वोट पड़ा है तो जनता हमसे नाराज़ है। और क्यों नाराज़ है? क्योंकि जनता के मुद्दे हल नहीं हुए। और जब चुनाव आता है उस समय अंधभक्त बनकर हम फिर उसी धारा में बह जाते हैं जिस धारा के बहते बहते हमारा ये हाल है। आज हम 7 बार से 9 बार से वोट करने के बाद भी हमें रजिस्ट्री का अधिकार नहीं मिला, हमें दाखिल खारिज का अधिकार नहीं मिला, हमें नक्शा पास कराने का अधिकार नहीं मिला। तो हम किस आधार पे उसी व्यक्ति को बार बार चुने? ये जवाबदेही तो कम से कम उन लोगों की भी है। बिल्कुल एग्जैक्ट बात रावत है जी, कि बड़ा सवाल है। फाजिलपुर मेहराला को लेकर चिंतित हैं लोग, लोगों को नींद नहीं आती, बेचैन हैं, डिप्रेशन में हैं व्यक्ति। बहुत सारे लोगों को आप मिलोगे, लोग व्यक्ति जो है बहुत परेशानी में हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों को बिल्कुल सरोकार नहीं है। मकान गिरे हैं, लोगों को कम से कम दौरा करना चाहिए था, आते बात सुनते। और बहुत कोई, हम तो मुख्यमंत्री को भी जिसे भी ये आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड के धामी जी से अनुरोध करते हैं कि आप कम से कम ऐसे मुद्दों पर, जहां आप एक तरफ सीलिंग एक्ट में आपने संशोधन कर सीलिंग की ज़मीन को ऑक्शन करने का नियम बना दिया जो कि गरीबों को बंटनी चाहिए थी, और दूसरी ओर जो यहाँ जो लोग रजिस्ट्री करा कर बैठे हैं, दाखिल खारिज करा कर बैठे हैं, उनको आप जो है उनका आपने प्रतिबंध लगा रखा है। कब तक प्रतिबंध? ये सवाल तो खड़ा है ना, प्रतिबंध आपने लगा दिया कि इस चीज़ की जांच हो रही है, ये विवादित चीज़ है। जांच का टाइम तो होना चाहिए, टाइम लिमिट होनी चाहिए कि साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल होगा। 2016 से लेकर 2025 और 2008 से लेकर 2017-16 तक रजिस्ट्रियाँ बंद रही, दाखिल खारिज बंद रहे। पिछले 25 साल में इस फाजिलपुर में 2 साल कुल रजिस्ट्रियाँ हुई होंगी। मैं एक जवाब में देता हूँ साथियों। फाजिलपुर मेहरोला का जो मुद्दा है, जो सीलिंग का मुद्दा है, वो उत्तराखंड से भी बड़ा है। उत्तराखंड को बने हुए भले ही चाहे 25 साल हुए हैं, लेकिन फाजिलपुर मेहरोला का जो सीलिंग का मुद्दा है वो उत्तराखंड से भी बड़ा है। 27 से 28 साल, 2-3 साल बड़ा है। उत्तराखंड को बने हुए 25 साल लमसम हो चुके हैं, अभी हमने 24 साल पूरे किए थे। उसके बावजूद आज तक इस सीलिंग के मुद्दे पर आती जाती तमाम सरकारों ने, जितनी भी सरकार है, जितने जनप्रतिनिधि, जितने यहाँ के नेता मंत्री और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी रहे, उन्होंने इस मामले में कोई जनता की इस तकलीफ से कोई सरोकार लेने की कोशिश नहीं की, जिसका आज खासा रोष यहाँ पर तेजिंदर सिंह विर्क के द्वारा दिखने को मिल रहा है। बीते दिन भी यहाँ एक पीला पंजा चला था, फिर कुछ घर टूटे थे। ये घर उसी जमीन के, उसी सीलिंग की पार्ट में हुए एक अधिकृत, मतलब एक अप्रूव्ड कॉलोनी में बन रहे बांगा जी के घर के अंदर जेसीबी चलकर टूटा है। मीडिया ने इस कवरेज को दिखाया, मैं उस बात से भी कोई नाराज़ नहीं हूँ, खबर दिखानी चाहिए, लेकिन सवाल जवाब लगातार पूछे जाते रहेंगे जनप्रतिनिधियों से, और आते जाते सबसे पूछे जाते रहेंगे। और मेरे को लगता है कि सारी सरकारें जो उत्तराखंड के बनने के बाद से आज तक अभी रही हैं, सब सरकार इसमें बराबर संलिप्त हैं और बराबर की दोषी हैं। बिल्कुल रावत जी, मैंने तो कहा कि कोई एक दूसरे पे एलिगेशन लगाने के लायक नहीं है। 2002 से लेके जो पहले विधायक चुने गए, तिलकराज भेड़ से लेकर राजकुमार ठुकराल हों या आज शिव अरोड़ा हों, 3 ही तो विधायक हैं। 3 विधायक रहे हैं, तीनों ही इस
क्षेत्र के विधायक रहे हैं। तिलकराज भेड़ भी यहाँ से विधायक रहे। अपना इनक्लेव फेज़ 2 लोक विहार पर इस समय हम मौजूद हैं, जहां पीला पंजाब बीते दिनों गरजा है। मैं एक चीज़ और बता दूं, ये 2016 का 17/12/2016 को माननीय विधायक श्री तिलकराज बेहड़ जी, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के कर कमलों के द्वारा इस कॉलोनी की कुछ सड़कों का जीर्णोद्धार हुआ था। अब सवाल फिर वही है, लगातार सारे जितने भी नेता इन जगहों पर काबिज हुए हैं, तिलकराज बेहड़ जी, राजकुमार ठुकाल जी और मौजूदा में शिव अरोड़ा जी, सबसे बराबर सवाल है कि आखिर बात इन सब लोगों का भविष्य क्या है और कौन इनकी आवाज़ बनेगा, कौन इनकी आवाज़ सदन तक लेके जाएगा और कौन इनको इंसाफ दिलवाएगा। राजकुमार ठुकराल यहाँ से विधायक रहे और अब शिव अरोड़ा विधायक हैं, तो तीनों की सरकारें भी रही हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारी सरकार नहीं रही, हमें मौका नहीं मिला। हाँ बिल्कुल है। तो ये तीनों लोग तो सवाल खड़ा नहीं कर सकते। अभी शिव अरोड़ा वर्तमान में है, स्टैंडिंग में है। अब वो क्या इस पर कार्रवाई कर सकते हैं, कितना इसे आगे ले जाएंगे, अभी 2 साल बचे हैं। 2 साल बाद उन पर भी सवाल खड़ा होगा, लेकिन आज तक भी अभी खड़ा है। लेकिन जो बीत गए हैं वो अगर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो वो किस आधार पर, किस नैतिकता पर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपने कार्यकाल में क्या किया। अपने गिरेबान पर झाँक के देखे। साथियों, फिर वही बात है, जीरो टॉलरेंस पर सरकार जितनी मर्जी बातें करते, खासी लंबी बात होगी, जीरो टॉलरेंस पर सरकार कितनी मर्जी बात करते रहे, वो भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात करते रहे, लेकिन आज जीरो टॉलरेंस की जो परिभाषा फाजलपुर महरौला में है वो ये है कि सहन शक्ति अब शून्य हो चुकी है। लोग अब यहाँ इतने खौफ के माहौल पे हैं कि जेसीबी अगर किसी के घर पर काम करने के लिए भी आती है तो भी लोग खौफजदा हो जा रहे हैं। पीला पंजा जो लगातार फाजलपुर महरौला पे गरज के साथ बरस रहा है, और घर बनाने में बहुत हिम्मत लगती है, बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत होती है, एक आशियाना होता है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, सपने होते हैं, उन सपनों को नेस्ता नाबूद इस तरीके से कर देना और रजिस्ट्री दाखिल खारिज और अप्रूव कॉलोनी के अंदर कर देना, तो फिर आप सुरक्षित कहाँ हैं, बड़ा सवाल है। ऐसी चर्चाओं के लिए हमारे साथ फिर बने रहिएगा। अभी हम फाजलपुर महरौला का भी एक दौरा करेंगे, वहाँ की भी चीज़ें देखेंगे और फिर मुलाकात होगी वीर जी किसी और मुद्दे पर आपसे। और बहुत बहुत रावत जी आपका धन्यवाद। विभाग चर्चा जो चैनल है आपका, कम से कम असलियत और सच सामने आना चाहिए। नहीं वीर जी, ये आप 4th पिलर हैं, और 4th पिलर भी अगर उसी भीड़ में हिस्सा बनकर, उसी भीड़ के साथ चलकर, जो भीड़ का रूप जो है एक जो जिन्होंने एक ट्रेंड बन गया है, उसी के साथ अगर चलेगा तो फिर बात कौन करेगा। नहीं, मैं इसीलिए आपसे मिलने का खासा इच्छुक था कि मैं जानना चाहता था कि असल में मुद्दा है क्या, कि सीलिंग का हल्ला हो गया और सीलिंग एक्चुअल में ये बात उभरी कहाँ से थी, और मैंने वही बात कह दी है कि उत्तराखंड से बड़ा फाजलपुर का मुद्दा हो चुका है। तो अब यह है कि अब हम कोशिश करेंगे फाजलपुर महरौला में जो चीज़ें टूटी हैं वहाँ पर भी जाके कुछ लोगों से बात करें। वैसे लोग अक्सर बोलने से कतराते हैं और यही सबसे बड़ी वजह है और यही सबसे बड़ा वो कमज़ोर कड़ी है जहाँ आम जनमानस कमज़ोर पड़ जाता है। अपनी आवाज़ को स्वयं उठाइए और खुलकर बोलिए। तो बने रहिएगा हमारे साथ ऐसी चर्चाओं के लिए। मैं अनिल रावत अपने साथी उज्ज्वल के साथ। धन्यवाद।